वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम करेंगे हमारे यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और इसकी एक कॉज है आपको यहाँ पे लेड पॉइजनिंग। इसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले ना आपको वहाँ पे ये समझने के लिए आपको वहाँ पे हीम सिंथेसिस को दिखाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको जो है ना ये हीम सिंथेसिस को दिखाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, ये आ गई हमारे यहाँ पे हीम सिंथेसिस। आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है कि हमने क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करना है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमने हीम को बनाना है। लेकिन इस दौरान हम क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म का एक चक्कर लगा के आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर आपको यहाँ पे सक्सिनाइल कोए और उसके बाद आपके जो ग्लाइसिन है ये दोनों मिलेंगे और यहाँ पे एंजाइम होगा एएलए सिंथेज। नाम बता रहा है एएलए सिंथेज है, तो ये क्या करेगा, आप वहाँ पे एएलए की सिंथेसिस करवाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है दिस इज आवर रेट लिमिटिंग स्टेप। हीम सिंथेसिस में आपका रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, आपको वहाँ पे एएलए सिंथेज वाला। अच्छा, यहाँ पे इनहिबिशन कहाँ से आएगी, अगर पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे है, आपको वहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। अच्छा, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ग्लूकोज है या फिर आपको जो ये आपको वहाँ पे हीमिन है, ये क्या करेगी, ये जो है ना आप वहाँ पे हीम सिंथेसिस को इस स्टेप से जो है आप वहाँ पे ब्लॉक करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपका को फैक्टर क्या है, यहाँ पे आपका B6 है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे एएलए सिंथेस बना देगा एएलए को। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, एएलए जो है इसके अंदर वहाँ पे डिहाइड्रेटेज एक्टिविटी होगी और ये आपको वहाँ पे बन जाएगा पोरफिरिनोजिन। अच्छा, पोर्फोबिलिनोजिन सॉरी। अच्छा, ये जो पोर्फोबिलिनोजिन है यहाँ पे आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर और यहाँ पे पड़ा होगा आपका जो ये डी अमाइनेज, पोर्फोबिलिनोजिन डी अमाइनेज। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करवाएगा इनटू एचएमबी या फिर आपको जो है ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। ये जो आपके वहाँ पे एचएमबी है ये आपके वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी इनटू यूरोपोर्फिरिनोजिन। अच्छा, उसके बाद ये यूरोपोर्फिरिनोजिन यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपका यूरिन है और यहाँ पे कोप्रो से आपको वहाँ पे स्टूल से आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने यूरिन से जाना स्टूल की तरफ, यूरोपोर्फिरिनोजिन से आप वहाँ पे जाएंगे कोप्रोपोर्फिरिनोजिन की तरफ। अच्छा, उसके बाद आपकी ये जो कोप्रोपोर्फिरिनोजिन है ना, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएगी और यहाँ पे आपको बन जाएगी प्रोटोपोर्फिरिन के अंदर। अच्छा, प्रोटोपोर्फिरिन जो है इसके अंदर हमने वहाँ पे क्या करना है, आयरन को हमने यहाँ पे एडिट करवाना है और ये प्रोटोपोर्फिरिन और जब आप वहाँ पे आयरन ऐड हो जाएंगी तो ये आपको वहाँ पे बन जाएगी हीम। अच्छा, यहाँ पे आपने देख लेना एक चीज़, वो ये कि आयरन जो है यहाँ पे आपकी आएगी, लेकिन क्या होगा जब आपका पेशेंट होगा उसके अंदर वहाँ पे आपको वहाँ पे लेड पॉइजनिंग है, फिर आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोटोपोर्फिरिन जो है ये नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ पे आयरन तो आती रहेगी, तो ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आयरन नॉर्मल आ रही है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको लैब स्टडीज़ वगैरह मिलेंगी ना, आयरन स्टडीज़, ये आपको हीमोक्रोमेटोसिस वाली मिलेंगी। अच्छा, वहाँ पे क्या होगा, आयरन ज़्यादा होगी, उसके बाद आपको वहाँ पे आयरन क्योंकि आ रही है तो आपको वहाँ पे स्टोर भी ज़्यादा होगी, तो आपको वहाँ पे फेरेटिन भी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, यहाँ से आपकी सर्कुलेशन में ज़्यादा आएगी, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पे कम मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ मिलेगी, वो ये कि सैचुरेशन जो है इस केस में आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होगी। चलें, ये तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देख लें कि पेशेंट के अंदर क्या है, आपको वहाँ पे आयरन आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे प्रोटोपोर्फिरिन नहीं आ रही। अच्छा, इससे पहले हमने वहाँ पे 2 डिजीज़ की हैं हमारे यहाँ पे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दूसरी हमने वहाँ पे की हमारे यहाँ पे क्रोनिक डिजीज़। अच्छा, दोनों में क्या हो रहा था, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में क्या हो रहा था और इसके अंदर क्या हो रहा था, दोनों में आयरन नहीं आ रही थी। आयरन नहीं आ रही थी लेकिन आपकी प्रोटोपोर्फिरिन जो है ये आपकी नॉर्मल बन रही थी। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके जो पेशेंट है उसके अंदर जब आयरन नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटोपोर्फिरिन आपकी इंक्रीज़ हो रही थी। अच्छा, अगर प्रोटोपोर्फिरिन नहीं आ रही तो यहाँ पे आपकी आयरन इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हमने वहाँ पे देखा था, हमने वहाँ पे पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोटोपोर्फिरिन है इसका वहाँ पे लेवल बढ़ रहा था और वहाँ पे हमने देखा था आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये फ्री आपकी जो है ये एरिथ्रोसाइट आपको वहाँ पे प्रोटोपोर्फिरिन जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही थी। अब यहाँ पे आपने याद रखना एएलए डिहाइड्रेटेज, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है ये फेरोकिलाटेज और यहाँ पे आपने याद रखना है आपको वहाँ पे एएलए सिंथेज। ये क्या करेंगे, इसको वहाँ पे ब्लॉक करेंगे और हीम सिंथेसिस आपको वहाँ पे नहीं हो रही होगी और आयरन आपको वहाँ पे एक्युमुलेट करना शुरू कर देगी। अब आ गई यहाँ पे हमारी जो है लेड पॉइजनिंग। ये क्या करेगी, फेरोकिलाटेज को इनहिबिट करेगी और साथ साथ एएलए डिहाइड्रेटेज जो है इन दोनों को ये इनहिबिट करेगी। अच्छा, ये इनहिबिट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपकी हीम सिंथेसिस नहीं होगी और यहाँ पे प्रोटोपोर्फिरिन जो है आरबीसीज के अंदर प्रोटोपोर्फिरिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। फेरोकिलाटेज जो है ये आपको वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो आरबीसीज हैं इसके अंदर ये जो प्रोटोपोर्फिरिन है इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि ये आल्सो इनहिबिट करेगी हमारे यहाँ पे जो है ना, हमारे यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए डिग्रेडेशन। तो जब आप वहाँ पे आरएनए डिग्रेड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपके आरबीसीज के अंदर ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये एग्रीगेट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस आपको मिलेगी बेजोफिलिक स्टिपलिंग। ये आपने याद रखनी है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग किसकी वजह से, आपको वहाँ पे आरएनए जो है उसके आपकी जो है एग्रीगेशन की वजह से है। ये आपने याद रखना है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग आपकी आरएनए की आपकी जो है एग्रीगेशन की वजह से है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ पे जो है ना ये आयरन की डेपोजिशन की वजह से और वो आपकी होगी रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट।
दोनों में आपने याद रखना है ये आपकी आयरन की डेपोज़िशन की वजह से नहीं है, ये आपकी आयरन की डेपोज़िशन की वजह से है और ये आपकी जो है ये मैसेंजर आरएनए जो है इसको वहाँ पे एग्रीगेट होने की वजह से है। अच्छा, इसमें जो आपका जो पेशेंट है लेड पॉइज़निंग के अंदर आपको वहाँ पे सिम्पटम्स क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको ये लेड पॉइज़निंग के LLEEAAD मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये लेड लाइन्स मिलेंगी और ये आपकी होती हैं आपको वहाँ पे बर्टन्स लाइन आपको वहाँ पे जिंजीवा पे मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद आपके जो मेटाफाइसिस होते हैं आपके लॉन्ग बोन्स के एक्स-रे के ऊपर आपको वहाँ पे जो है ये उसके अंदर भी आपको वहाँ पे लेड लाइन्स जो हैं ये आपको मिल रही होंगी। अच्छा, इसके बाद जो है पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे एन्केफेलोपैथी मिल सकती है और साथ-साथ आपको वहाँ पे जो है ये बेज़ोफिलिक स्टिपलिंग जो है ये आपको मिलती है। अच्छा, इसके बाद ए से क्या हो जाएगा आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे एब्डोमिनल कोलिक और साथ-साथ पेशेंट के अंदर जो है ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया मिलेगा। अच्छा, उसके बाद डी से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिस्ट ड्रॉप और उसके बाद आपको जो है ये फुट ड्रॉप्स वगैरह जो है ये पेशेंट को मिल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने वहाँ पे जो है ये किलेटिंग एजेंट देना है और यहाँ पे आपका होगा किलेशन विद सक्सीमर, उसके बाद ईडीटीए और उसके बाद आपका जो है ये डाइमर्काप्रोल। इससे आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो आयरन आपको वहाँ पे लेड होगी, लेड को आप वहाँ पे किलेट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्सपोजर रिस्क है ये आपका इंक्रीज होगा ओल्ड हाउसेज में। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है जो 1978 से पहले बने होते हैं उसके अंदर आपको जो है ये आपको वहाँ पे चिप्ड पेंट्स मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये जो पेंट्स वगैरह उतार के खा रहे होते हैं उसके अंदर वहाँ पे आपको वहाँ पे लेड होता है, तो बच्चे के अंदर हो रही होती है आपको वहाँ पे लेड पॉइजनिंग। यहाँ पे आपने याद रखना है ओल्ड हाउसेज जो होंगे जिसके अंदर आपको वहाँ पे जो चिप्ड पेंट्स होंगे और बच्चे उतार के खा रहे होंगे उसके अंदर वहाँ पे आपकी ये लेड पॉइजनिंग हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको होती है ना वर्क प्लेस, मतलब अगर आपके जो अडल्ट्स हैं वो आपकी कोई भी ये जो है ना पेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उसके अंदर वहाँ पे उसके अंदर हो रही होती है आप वहाँ पे लेड पॉइजनिंग। बड़ों में यहाँ पे आपकी वर्क प्लेस होगी, यहाँ पे उनके काम करने की जगह, और बच्चों में आपने याद रखना है चिप्ड पेंट्स जो हैं ये इसके अंदर क्या करवाएँगे, रेड लेड पॉइजनिंग करवाएँगे और ये सिम्पटम्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये बेज़ोफिलिक स्टिपलिंग और उसके बाद ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये दोनों आपको वहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये जो आपका होगा ना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आपको यहाँ पे जेनेटिक भी हो सकती है, आपकी जो है ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। जेनेटिक के केस में क्या होगा, आपका जो ALA सिंथेज़ जीन है ना उसके अंदर आपको वहाँ पे डिफेक्ट होगा और ये आपका होगा एक्स लिंक्ड। अच्छा, यहाँ पे डिफेक्ट आ गया, उसके बाद एक्वायर्ड कॉजेज़ में आपको जो है ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स मिल सकते हैं या उसके अलावा आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे यूज़ कर सकता है अल्कोहल, आपको वहाँ पे लेड पॉइजनिंग मिल सकती है। फिर उसके अलावा आपको जो है ये विटामिन B6 जो है इसकी वहाँ पे डेफिशिएंसी मिल सकती है या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर आपको वहाँ पे ड्रग्स में आपने याद रखना है आइसोनियाज़ाइड और उसके बाद आपको वहाँ पे लिंज़ोलिड। आइसोनियाज़ाइड को तो आपने लाज़मी याद रखना है कि ये क्या करवा रहे थे पेशेंट के अंदर, करवा रहे थे आपको जो ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, और B6 डेफिशिएंसी पेशेंट के अंदर को कहाँ पे लेके जाएगा, उसको वहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ लेके जा रहा होगा। अच्छा, सारी कॉजेज़ से क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपको जो है ये प्रोटोपोर्फिरिन जो है ये नहीं बन रही होगी, अब आयरन उसकी बॉडी के अंदर आ रही होगी। अच्छा, आयरन जो है ये सीरम के अंदर बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद आयरन जो है ये आपको यहाँ पे स्टोरेज फॉर्म के अंदर बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आयरन आपको यहाँ पे सर्कुलेशन में आएगी, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ करेगी। अच्छा, ये कैसे होएगी, दोबारा से वही आपको यहाँ पे ट्रांसफरेंस है, तो ट्रांसफरेंस के साथ जब ये बाइंड कर जाएगी तो ट्रांसफरेंस आपके हो जाएंगे सैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड जो है ये आपको वहाँ पे सैचुरेटेड होती है और दूसरे आपको वहाँ पे होती है अनसैचुरेटेड। अगर तो पेशेंट के अंदर अनसैचुरेटेड ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर आपके वहाँ पे जो है ये सीट्स ज़्यादा हैं आपके वहाँ पे आयरन को बाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है। अच्छा, अगर सैचुरेटेड बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये है कि अब सीट्स जो हैं ये कम है, तो यहाँ पे जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये आपको वहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ये पेशेंट के अंदर कम होगी, लेकिन आपको वहाँ पे नॉर्मल भी मिल सकती है। लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ करेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आयरन आ रही है, ये आयरन उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही अकुमुलेट करना शुरू कर देगी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये अकुमुलेट करेगी तो यहाँ पे आपको मिलेगी रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। आपके जो होगा ना, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर आपको एक रिंग की फॉर्म के अंदर जो है ये सिड्रोब्लास्ट जो है ये आपको वहाँ पे बने होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपकी आयरन लेडन जो है ये आपको वहाँ पे मिलेगी, आपको जो ये माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह, और इसमें आपने याद रखना है ये जो आपको आयरन लेडन मैक्रो आपके जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं ये आपको मिलेंगे प्रूशियन ब्लू स्टेन के ऊपर। जब आप पेशेंट ये जो है ना आप वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज को प्रूशियन ब्लू स्टेन से आप वहाँ पे इसको वहाँ पे स्टेनिंग करेंगे, तब आपको ये आयरन लेडन आपको वहाँ पे नज़र आएंगी, हमारे ये जो है ना हमारे यहाँ पे रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। और ये आपके होंगे, आपके जो माइटोकॉन्ड्रियाज होंगी आप वहाँ पे बोन मैरो के अंदर होंगे। जब आप वहाँ पे पेशेंट की करवाएंगे ना बोन मैरो बायोप्सी, तो वहाँ पे आपको जो है ये सिड्रोब्लास्ट जो है ये आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे। अच्छा, आपको वहाँ पे सर्कुलेशन में आपको क्या चीज़ मिलेगी, सर्कुलेशन में आपको मिलेगी वही आपको जो मैंने बताई ना हमारे यहाँ पे आपकी बेजोफिलिक स्टिपलिंग। बोन मैरो पे आपको मिलेंगे रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट, और सर्कुलेशन जो आप वहाँ पे पेरिफेरल स्मेयर करवाएंगे वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ये बेजोफिलिक स्टिपलिंग। और दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये याद रखना है कि ये जो बेजोफिलिक स्टिपलिंग है ये आयरन की वजह से नहीं है, ये क्या है, आपको वहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए है
ये जो आपको यहाँ पे ऊपर बना हुआ है, आपको यहाँ पे एग्रीगेट होने की वजह से आपको यहाँ पे बेसोफिलिक स्टिपलिंग है, और ये जो आपको यहाँ पे रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट है, ये आपकी आयरन की एक्युमुलेशन की वजह से है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको वहाँ पे एक्वायर्ड कॉजेज में आपको जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये नॉर्मोसिटिक भी मिल सकता है, या फिर आपको वहाँ पे मैक्रोसिटिक भी मिल सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली करवाता कौन सा, ये आपको यहाँ पे आपको जो ये माइक्रोसिटिक ही करवाता है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि यहाँ पे आपका डायग्नोस्टिक क्या चीज़ है, यहाँ पे आपकी डायग्नोस्टिक है आपके वहाँ पे रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। जब आप पेशेंट का करवाएंगे ना, आप वहाँ पे बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे, और बोन मैरो पे आपको जो है ये रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे। जब आप उसके ऊपर ये प्रूशियन ब्लू स्टेन डालेंगे, तो ये आपको जो है ये डायग्नोस्टिक होगा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में सिंपल आप वहाँ पे अंडरलाइंग कॉज जो है उसको आप ये ट्रीट कर रहे होंगे, ड्रग्स वगैरह, तो आप वहाँ पे ड्रग्स को रिमूव करवा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्कोहल है, तो यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अल्कोहल इसके अंदर मोस्ट कॉमन है। अल्कोहल आपकी क्या है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है, तो ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रियाज को डैमेज करवा के आपके वहाँ पे जो है ना ये आपकी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया करवा रही होती है। अच्छा, उसके बाद अगर ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, विटामिन B6 के पेशेंट को सप्लीमेंट्स दे रहे होंगे। अच्छा, इसमें ना आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि माइक्रोसिटिक एनीमियाज़ में एक आपकी यहाँ पे कॉज है जहाँ पे आपको आयरन ज़्यादा मिल रही है, और ये आपने याद रखना है, जहाँ पे आपको आयरन ज़्यादा मिल रही है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि फेरिटिन जो है ये आपकी इंक्रीज़ एक आपको यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हो रही है, और दूसरी यहाँ पे आपकी जो है ना हमारे यहाँ पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, उसके अंदर भी आपके यहाँ पे फेरिटिन आपके वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप वहाँ पे आयरन को देखेंगे, आयरन आपके वहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में इंक्रीज़ होगी, और यहाँ पे आपकी जो है ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में आपके वहाँ पे आयरन जो है, ये आपके वहाँ पे सीरम के अंदर जो आयरन है ये आपके वहाँ पे कम होगी। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आपकी माइक्रोसिटिक एनीमिया की ओनली फॉर्म है जहाँ पे आपकी जो आयरन है, ब्लड के अंदर आपकी जो आयरन है ये आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होती है। और ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे सिंपल करेंगे, पेशेंट आप वहाँ पे जो है ना अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करेंगे, और साथ साथ पेशेंट जो है इसका वहाँ पे जो है ये पायरिडॉक्सिन जो है इसको वहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, तो आप वहाँ पे पेशेंट को ये पायरिडॉक्सिन के ये जो है ना आप वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे, सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे होंगे, और ये आपका क्या आप वहाँ पे को फैक्टर है फॉर ALA सिंथेज। तो ये सारा था यहाँ पे हमारे जो है ना ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी। Until then, Allah Hafiz. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I